A very good morning to all my dear students. I hope you are doing well and enjoying yourself. In our last class, we have completed chapter number 2 of statistics, and today we are going to start a new chapter of microeconomics. Till yet, we have completed 3 chapters of microeconomics. One important thing that we are not taking the chapters of micro in a sequence. We are going according to our comfort level. ठीक है, मैं आपको उस सीक्वेंस में करवा रही हूँ जिसमें आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए. Till yet we have completed chapter 1 of micro, chapter 3 and chapter 4 of microeconomics. 1, 3 and 4. And today we are going to start chapter number 9. अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए, why chapter 9? Because supply is same as demand. Okay, all the concepts are same as the concepts of demand. Like in the chapter demand, we have read the meaning of demand, then the determinants of demand, then demand function, demand schedule, demand curve, law of demand, movement along demand curve, shift in demand curve. वो सारी चीजें यहाँ पे आएगी, बस डिमांड की जगह वर्ड हो जाएगा सप्लाई. तो हमें बहुत इजीली ये चैप्टर, अच्छा वहां पे 2 चैप्टर थे, डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. यहाँ सप्लाई वाले चैप्टर के अंदर ही इन्होंने इलास्टिसिटी वाले कंसेप्ट को मर्ज कर दिया है. ठीक है, सप्लाई के पार्ट ही बना दिया है इन्होंने इलास्टिसिटी को, तो ये आपको इसी में पढ़ना है. Now have a look. Start करते हैं with the meaning of supply. Before moving on the meaning of supply, I am writing 2 similar terms here. Have a look. Stock sales और एक टर्म आपके सामने लिखी हुई है सप्लाई. Stock, sales and supply. These are the 3 related terms. Can anyone tell me meaning of any term? इनमें से किसी भी टर्म को आप with example explain कर सकते हैं क्या? Stock, sales और supply. Anyone, any term? Yes, Karan, unmute and speak. मैम स्टॉक का मतलब वो होता है जो चीज मैम हम बेचने के लिए रखते हैं अपने पास, जैसे कोई फर्नीचर की दुकान है तो उसके अंदर सोफे पड़े तो वो स्टॉक हो गया. और सेल्स वो होता है, यस सेल्स, सेल्स वो होता है जब हम उन्हीं स्टॉक को बेच देते हैं, तो जो बेचते हैं उसको हम सेल्स बोलते हैं. बिल्कुल, उनमें से जो सेल आउट हो गया. स्टॉक इज द अवेलेबल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मेरे पास कितना अवेलेबल है वो स्टॉक है, और जितना मेरा कस्टमर ने परचेज कर लिया है वो सेल्स है. Now what is supply? स्टॉक अलग है, सेल्स अलग है, सप्लाई क्या होता है? यस फाल्गुनी, कैन यू टेल मी एनीथिंग एल्स अबाउट दीस पॉइंट्स? जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है. मैम सप्लाई होता है अवेलेबल गुड्स को प्रोवाइड करवाना, जैसे कि कोई फार्मर ऐप पे प्रोवाइड करवा रहा है किसी शॉपकीपर को. चलिए, बिल्कुल जो वो अवेलेबल करवाना चाहता है, जो वो देना चाहता है. चलिए सुनिए सभी बच्चे ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिएगा. स्टॉक मीन्स द अवेलेबल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सेल्स मीन द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दैट इज एक्चुअली सोल्ड इन मार्केट. Supply means the quantity of output that a producer is ready to sell in the market. I am explaining you with the example. पहले मैं इसके नीचे लिख देती हूँ. Producer is ready to sell in the market. जितना वो बेचना चाहता है, जितना वो ऑफर करना चाहता है, उसको हम सप्लाई कहेंगे. Okay, now I am explaining it with the help of example. उससे पहले कोई मुझे बताइए, आप में से किसी का बिजनेस है क्या? बिजनेस जिसमें आपकी कोई शॉप हो, जिसमें आप कुछ सेल कर रहे हो. ओके करण, टेल मी किस चीज का बिजनेस है? फर्नीचर का. फर्नीचर का. चलिए फर्नीचर का एग्जांपल इसीलिए लिया है ना. हम बात करते हैं कि करण गुप्ता की शॉप में अभी 30 बेड्स अवेलेबल है. वैसे आजकल तो फर्नीचर बनवाते हैं, बट हम बात करते हैं कि 30 बेड्स अवेलेबल है. ये जो 30 अवेलेबल है ये इनकी शॉप का स्टॉक है. इनकी शॉप पे 30 बेड्स एट दिस पॉइंट अवेलेबल है, तो ये क्या है? स्टॉक है. अब हम बात करते हैं कि करंटली पर बेड की रेट आ रही है लगभग 15 to 20,000. करण के फादर जो हैं वो इस रेट पे 25 बेड सेल करना चाहते हैं.
उनको लगता है 25 अभी सेल कर देते हैं, 5 बेड्स को स्टोर करके रखते हैं, हम रेट हाई होने पे सेल आउट करेंगे। तो ये 25 जो वो ऑफर करना चाहते हैं, इट इज सप्लाई, एंड एक्चुअली बायर आके केवल 20 बेड्स परचेज करते हैं, तो इनकी एक्चुअल सेल्स है 20 बेड्स। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। साथ साथ में रजिस्टर में लिख लीजिए स्टॉक, और स्टॉक क्या है? क्वांटिटी ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। सप्लाई क्या है? क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल, and sales is the actual quantity of goods that is sold by the producer. I hope आप सभी को ये 3 टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। किसी भी बच्चे को बाय चांस कोई भी कंफ्यूजन रह गया है तो यू कैन आस्क। सप्लाई, स्टॉक एंड सेल्स, आई हैव एक्सप्लेन 3 टर्म्स, सप्लाई, स्टॉक एंड सेल्स, तीनों डिफरेंट है, आपको ध्यान होना चाहिए। पूरे चैप्टर में आप दिमाग में ये फिक्स करके रखना कि सप्लाई एक्चुअल सेल्स नहीं है। हो सकता है मैं सप्लाई 100 यूनिट्स करना चाहूँ लेकिन मेरी एक्चुअल सेल्स 50 ही हो, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड सेल्स। चलिए अब बुक से स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। वापस समझा दो, एक बार वापस समझा दे, अभी समझाते हैं बेटा। आई हैव एक्सप्लेन 3 टर्म्स। टर्म नंबर 1 स्टॉक। स्टॉक क्या है? किसी भी प्रोड्यूसर के पास जो अवेलेबल गुड्स है, लाइक इफ यू आर अ प्रोड्यूसर, आप टेक्सटाइल में डील कर रहे हैं, आपकी शॉप पे अभी कितने कपड़े अवेलेबल है, ये आपका स्टॉक है। उन अवेलेबल क्लोथ्स को करंट प्राइस में आप कितनी यूनिट्स को सेल करना चाहते हो, वो सप्लाई है, और एक्चुअली आप कितनी सेल कर पाते हो, वो सेल्स है। इज इट ओके? ओके, ऑल राइट, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहे हैं सप्लाई के मीनिंग की अगर हम बात करें आपकी बुक से प्रॉपर लैंग्वेज में, तो जैसे डिमांड था वैसे ही सप्लाई भी प्राइस और क्वांटिटी के साथ एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे डिमांड कंज्यूमर की डिजायर टू बाय समथिंग था, वैसे सप्लाई प्रोड्यूसर की डिजायर टू सेल समथिंग है। ये प्रोड्यूसर की विलिंगनेस को शो कर रहा है कि प्रोड्यूसर या फर्म कितना सेल करना चाहती है। यहाँ पे यू हैव टू हाईलाइट दिस पार्ट कि ये एक्चुअल सेल्स नहीं है, ठीक है? नॉट हाउ मच इट एक्चुअली सेल्स, इट इज ओनली हाउ मच आई एम विलिंग टू सेल। मैं आज क्लास में कितना पढ़ाना चाहती हूँ, वो मेरी तरफ से आपको सप्लाई है। एक्चुअली कितना पढ़ा पाती हूँ वो मेरा अलग मैटर है। जो डिजायर है, जो विलिंगनेस है, सप्लाई उससे रिलेटेड है, ठीक है? फिर ये कह रहे हैं सेकेंड पॉइंट में कि जरूरी नहीं है आपका एंटायर स्टॉक आपकी सप्लाई बने। अब मेरे पास तो पूरे चैप्टर की नॉलेज है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि मैं आज आपको पूरा चैप्टर पढ़ाना चाहूँ। शॉप पे मेरे 30 बेड्स अवेलेबल है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि मैं सारे के सारे आज ऑफर करना चाहूँ। तो ये कह रहे हैं सप्लाई में आपका पूरा स्टॉक नहीं आ जाता है, स्टॉक का एक पर्टिकुलर पार्ट आप करंट प्राइस पे सेल आउट करना चाहते हो, ठीक है? तो सिर्फ उसी से रिलेटेड है सप्लाई। बुक रीडिंग यू विल डू बाय योरसेल्फ। आगे देखिए, सप्लाई हमेशा प्राइस के साथ एक्सप्रेस की जाती है। जैसे डिमांड की जाती है पर्टिकुलर प्राइस पे हम कितना खरीदना चाहते हैं, वैसे ही सप्लाई है। एंड नेक्स्ट, सप्लाई इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। आज अभी मैं कितना ऑफर करना चाहती हूँ, आज की डेट में कितना करना चाहती हूँ, इस मंथ में कितना करना चाहती हूँ, वो है सप्लाई, ठीक है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। अब आगे देखिए, सप्लाई का मीनिंग अब स्टार्ट हो रहा है। बहुत सिंपल सा मीनिंग है। Supply refers to quantity of a commodity that a firm is willing and able to offer for sale at a given price during a given period of time. Quantity of a commodity, किसी भी commodity की quantity जो एक firm चाहती भी है और capable भी है, willing and able। मेरे पास उतने goods available भी है और मैं उनको offer करना चाहती भी हूँ sell के लिए किसी given price पे और given period of time पे। Prices भी given होंगे और time भी given होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस डेफिनेशन की। क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, विलिंगनेस टू सेल, प्राइस के अगेंस्ट और पीरियड के अगेंस्ट। चलिए भाई ये 2 टर्म्स आप लोग बता दीजिए, डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ा है। रेज योर हैंड्स, बी क्विक। इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई, आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन इट, आप बताएंगे। व्हाट अबाउट अदर्स? Only one student is ready to give the answer. I am having all the brilliant students in my class. What about others? Okay, that's great.
एटलीस्ट फ्यू स्टूडेंट्स हैव रेज्ड हैंड। बाकी बच्चे बेटा जल्दी से स्क्रीन पे पढ़ लीजिए, बताना तो पड़ेगा, ऑप्शन तो है नहीं आपके पास। गिव इट अ ट्राई, थोड़ा सा ओपन अप कीजिए अपने आप को और थोड़ा क्लास में बातचीत करना शुरू कीजिए, पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना शुरू कीजिए। इट विल बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस लेवल। Okay, yes, Janvi, beta, start with individual supply, and after Janvi, Lakshya Parekh, beta, you will explain me the meaning of market supply. Yes, Janvi. मैम इंडिविजुअल सप्लाई में जो क्वांटिटी अपन कमोडिटी की क्वांटिटी है वो अपन सेल करना चाहते हैं एज एन इंडिविजुअल पर्सन। बिल्कुल, the quantity of a commodity that one firm is willing to offer, एक ही फर्म चाहती है मार्केट में जो सेल करना, वो इंडिविजुअल सप्लाई है। ओनली व्हेन आई एम डीलिंग विद द सप्लाई ऑफ अमूल, वो कितना सेल करना चाहती है तो वो इंडिविजुअल सप्लाई है कि मिल्क की सप्लाई अमूल की तरफ से कितनी है। ठीक है, सिर्फ पर्टिकुलर इस एक फर्म को ले लेते हैं तो वो हो जाता है इंडिविजुअल। ओके, लक्ष्य पारेख, बेटा अनम्यूट योरसेल्फ, बी क्विक। Lakshya Parekh, be quick, unmute yourself. Beta, this is something I don't want in my class. I have explained you yesterday also. I need quick response from your side. Mihir Yadav, give it a try. Explain the meaning of market supply. Be quick. Yes, ma'am. Yes, beta. Ma'am, market supply is when all of the firms are willing to provide a particular commodity at a particular or at a given quantity. Yes, the quantity that all the firms of market are willing. Very good, Mihir. You have given a quick response. Clapping for you. Have a look, everyone. Market supply, what is it? It is the total quantity that all the firms are willing and able to sell at given price during a given period of time. If I talk about milk, सिर्फ अमूल कितना ऑफर करना चाह रहा है वो इंडिविजुअल सप्लाई है, और मार्केट के सभी मिल्क डीलर्स आज मार्केट में कितना ऑफर करना चाह रहे हैं 28, वो मार्केट सप्लाई है। ठीक है, चलिए, द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, नाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन मी द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। ओके, दिस टाइम आई वांट द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम तनिष्का बागड़ी। तनिष्का बेटा, एक्सप्लेन द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। Tanishka, unmute yourself. Yes, beta, very good. Ma'am, can you repeat the question? You have to tell me the difference between stock and supply. Beta, be a bit louder. Anshul, beta, you just give the answers. Anshul Chaudhary. Good morning, ma'am. Very good morning, beta. मैम, स्टॉक तो अवेलेबल जो गुड्स होते हैं हमारे पास, जितना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल होता है वो, और सप्लाईज जितना हम उसमें से सेल आउट करना चाहते हैं वो होता है। बिल्कुल, कोई एक एग्जांपल दे सकते हैं बेटा? जैसे आप एग्जामिनेशन में आंसर लिख रहे हैं तो स्टॉक क्या है, जो आपके माइंड में सारे आंसर है वो, या चैप्टर का सारा कंसेप्ट जो है वो स्टॉक है? मैम, चैप्टर का सारा कंसेप्ट। बिल्कुल, और जो पर्टिकुलर उस क्वेश्चन के अगेंस्ट आप लिखना चाहते हैं वो क्या है? वो सप्लाई। और एक्चुअली टाइम में आप कितना लिख पाते हैं वो क्या है? वो है सेल्स। इज इट ओके टू एवरीवन? चलिए, मैंने आपसे रिलेट कर दिया, वैसे ये गुड्स नहीं है, मैंने सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए आपको कहा। सपोज आप अपने एनुअल एग्जामिनेशन में बैठे हैं, आपके दिमाग में जो सारी चीजें हैं वो है स्टॉक। आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अगेंस्ट कितना लिखना चाहते हैं? 6 मार्क्स में एक क्वेश्चन आया, 4 मार्क्स में आया, आप कितना लिखना चाहते हैं वो है सप्लाई, और एक्चुअली उस टाइम पेपर में आप कितना लिख पाते हैं वो है सेल्स। तो इसमें पूरे में यही बता रखा है। नाउ सप्लाई वर्सेस स्टॉक। तो सप्लाई वो क्वांटिटी है जो प्रोड्यूसर चाहता है सेल करना, जबकि स्टॉक वो क्वांटिटी है जो उसके पास अवेलेबल है। Now supply is related with the period of time, whereas stock is related with the point of time. ये important है।
सप्लाई में आज दिन भर में कितना करना चाहती हूँ या 1 मंथ में कितना करना चाहती हूँ, लेकिन स्टॉक मेरे पास आज अभी इस पॉइंट पे कितना अवेलेबल है उसको कहेंगे। एनीवन, एनी डाउट अप टू दिस पार्ट? किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी कंफ्यूजन लग रहा है? सिंपल सा हमने मीनिंग डिस्कस किया है, राइट? नाउ हैव अ लुक। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, थोड़ा सा आपको बैक में लेके जाते हैं और रिकॉल करवाते हैं। आप में से कौन बता सकता है इक्वेशन जो मैं लिख रही हूँ? dx इज द फंक्शन ऑफ, चलिए जल्दी से बता दीजिए आगे ब्रैकेट में क्या क्या आएगा। डायरेक्ट अनम्यूट एंड स्पीक। देखो एक ही बच्चा है जो हैंड रेज करता है। यस करण, px, यस, ओके, नेक्स्ट। मैम PRYTF। वेरी गुड, PRYT एंड F। ये इंडिविजुअल डिमांड के डिटर्मिनेंट्स थे, ये वो सारे फैक्टर्स थे जो किसी चीज की डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे डिमांड को बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, वैसे ही सप्लाई के भी बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स हैं। सप्लाई को भी बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे, हमें उन सभी फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला इन्फ्लुएंसर तो है ओन प्राइस। जैसे डिमांड को प्राइस इन्फ्लुएंस करेगी, वैसे ही सप्लाई को भी तो प्राइस इन्फ्लुएंस करेगी। तो जनरली देयर एग्जिस्ट एन डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस बढ़ेगी तो मैं ज्यादा सप्लाई करना चाहूंगी, क्यों? क्योंकि मुझे ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस है। और प्राइस कम होगी तो मैं कम सप्लाई करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लॉस होने के चांसेस है। यहाँ पे हमारी डिजायर की बात हो रही है, एक्चुअल सेल्स की बात नहीं हो रही। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम प्राइस बढ़ेगी तो मैं ज्यादा कैसे बेचूंगी? तो हम कितना हमने सेल किया उसकी बात नहीं कर रहे, हम ज्यादा सेल नहीं कर पाएंगे क्योंकि कंज्यूमर्स ज्यादा डिमांड नहीं करेंगे। बट यहाँ हम डिजायर की बात कर रहे हैं, हम अपने मन की इच्छा की बात कर रहे हैं। तो इफ वी टॉक अबाउट द डिजायर ऑफ सप्लायर, उसकी डिजायर होगी टू इंक्रीज द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। Okay, so when price increases, the supplier want to supply more, and when price falls, the supplier want to supply less. तो आप तो हर पॉइंट के बाद ऐसे लिख लीजिएगा, मैंने आपको डिमांड में भी बताया था। Px increases, quantity supplied of x will also increase, and Px decreases, this will also decrease. ये कर लेंगे तो आपको थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एमसीक्यू में आ जाए कैसा रिलेशन है, तो आपको लिखना है डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट का मतलब है दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये आप आराम से पढ़ लेंगे, अपने आप हो जाएगा। अब देखिए, जैसे डिमांड में प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स भी थे, सेम इन द केस ऑफ सप्लाई। मैंने आपको बताया ना, डिमांड एंड सप्लाई आपको सेम ही सीक्वेंस पढ़ाएगा, तो सेम है सप्लाई के केस पे। प्राइस के अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो किसी कमोडिटी की सप्लाई को अफेक्ट करती है। हमें उन सबको देखना है और उनको देख के फिर डिसाइड करना है कि हम कैसे सप्लाई करना चाहेंगे। नाउ नंबर 1 इन अदर फैक्टर्स एंड नंबर 2 इन डिटर्मिनेंट्स इज प्राइस ऑफ अदर गुड्स। प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अब आपको दिमाग लगाना है कि जब अदर गुड्स की प्राइसेस इंक्रीज होगी तो हमारी गिवन कमोडिटी की सप्लाई इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? ठीक है, जब अदर गुड्स की प्राइस इंक्रीज होती है तो हमारी गिवन गुड की सप्लाई के साथ क्या होता है? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी? गिवन गुड की प्राइस डिक्रीज हो जाएगी। बेटा सप्लाई डिक्रीज, सॉरी सप्लाई डिक्रीज। सप्लाई डिक्रीज, ओके, वेरी गुड। जब हमारे अपोजिट गुड की प्राइस, हम बात करें रिलेटेड गुड्स है ना, अदर गुड्स में रिलेटेड गुड्स की प्राइस बढ़ेगी तो हमारी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा बेटा, कैन यू टेल मी? मैम क्योंकि जो प्रोड्यूसर है वो दूसरी कमोडिटी पे शिफ्ट हो जाएगा। जो प्रोड्यूसर है वो दूसरी कमोडिटी पे शिफ्ट। वेरी गुड जानवी, क्लैपिंग फॉर जानवी, एकदम एक्यूरेट आंसर दिया है। युगांश, वरुण, तोशिता, तनिष्क, तनिष्का, शुभांगी, सौम्या, रिंकू, रौनक, ये जितने भी इसके ऊपर वाले भी सारे बच्चे, क्लैपिंग भी करनी है उसके लिए और खुद भी पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, हमारे लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए। चलिए, प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स की अगर हम बात करें तो आपको क्या लिखना है? व्हेन प्राइस ऑफ अदर गुड्स इंक्रीजेस, सप्लाई ऑफ गिवन कमोडिटी डिक्रीजेस। ऐसा क्यों? क्योंकि जब अदर गुड की प्राइस बढ़ती है तो वो प्रॉफिटेबल हो जाता है ज्यादा। इफ आई टॉक अबाउट व्हीट एंड राइस, एक फार्मर की बात करते हैं
और वीट और राइस ले लेते हैं। हमें वीट की सप्लाई की बात करनी है तो हम प्राइस पिक करेंगे राइस का। अगर राइस की प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाती है तो सप्लायर वीट को कम सप्लाई करना चाहेगा और राइस की सप्लाई ज्यादा करना चाहेगा। हमें यहाँ राइस की सप्लाई के बारे में नहीं बताना, हमें तो बताना है वीट की सप्लाई के बारे में। तो whenever there is an increase in price of related good, the supplier want to supply less of the given commodity. वो इसको कम सप्लाई करना चाहता है क्योंकि ये अब कम प्रॉफिटेबल है, वो दूसरी प्रॉफिटेबल कमोडिटी पे शिफ्ट होना चाहेगा to earn more and more profit. I hope the point is clear to all of you. You have to read it with your book. बहुत अच्छी और इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप रीड कीजिएगा। चलिए ये बताइए जरा, प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आपकी कमोडिटी की प्राइस कांस्टेंट है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि इनपुट्स जिनको आप यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, उन इनपुट्स की प्राइस बढ़ गई। अब आप ज्यादा सप्लाई करना चाहेंगे या कम सप्लाई करना चाहेंगे? एक एग्जांपल समझिए। सपोज मैं पेन मैन्युफैक्चर कर रही हूँ और पेन मैन्युफैक्चर करके मुझे जो कॉस्टिंग आ रही है, मेरे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्टिंग आ रही है 12 रुपीज। मैं उसको सेल कर रही हूँ एट अ प्राइस ऑफ ₹15। कितनी प्राइस पे सेल कर रही हूँ? 15 पे। अब क्या होता है, मैं सप्लाई करना चाहती हूँ 15 रुपीज पे 50 यूनिट्स। ये मेरी सप्लाई है, सेल्स नहीं है, सप्लाई है 15 रुपीज प्राइस पे। नाउ सपोज लेबर बिकम्स कॉस्टली or maybe electricity expenses increases or raw material becomes costly. ऐसा कुछ होने की वजह से मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्टली हो गए, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ के 12 से हो गई 14। 12 से कितनी हो गई? 14 हो गई। अब आपको मुझे बताना है कि सेम प्राइस पे मैं ज्यादा ऑफर करना चाहूंगी या कम। वरुण बजाज बेटा आप बताइए, सप्लाई इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे? No response. Tanishq Sharma, tell me beta. Tanishq Sharma. Increase. Increase. Beta, will you increase the supply? मैम डिक्रीज होगी। पक्का? यस मैम। चलिए देखिए, डिक्रीज करेंगे बेटा। इट वाज अ गुड ट्राई, बट देखिए क्या होगा। जब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 12 से 14 हो गई, यानी अब 15 रुपीज पे हमें उतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना पहले हो रहा था। तो अब हम सेम प्राइस पे सप्लाई थोड़ी कम करना चाहेंगे। क्यों कम करना चाहेंगे? क्योंकि हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है। अगर ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रेट कम हो जाती, 12 से 10 हो जाती, अब मैं 15 रुपीज पे ज्यादा ऑफर करना चाहती क्योंकि मेरी प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो गया है। इज इट ओके टू एवरीवन? किसी को भी नहीं समझ में आया है तो दोबारा सुन लीजिए। प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बनाते हैं हमारे प्रोडक्शन की कॉस्ट को। अगर फैक्टर की प्राइसेस को पीएफ कहते हैं, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर ये प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, इसका मतलब है हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो गई। प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो गई तो हम सेम प्राइस पे किसी गिवन कमोडिटी को पहले से कम सेल करना चाहेंगे क्योंकि हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है। और अगर बाय चांस मेरी प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होती है, ऐसे में मेरी कॉस्ट भी डिक्रीज हो जाएगी और मैं गिवन प्राइस पे ज्यादा ऑफर करना चाहूंगी। इज इट ओके टू एवरीवन? इफ यस देन शो मी अ थम्स अप। सभी को समझ आ जाना चाहिए, किसी को भी नहीं आया यू कैन री आस्क द क्वेश्चन। अगर आपको लगता है नहीं आया तो आप दोबारा पूछ लीजिए और आ गया है तो थम्स अप शो कर दीजिए। ऑल राइट, वेरी गुड। चलिए, दिव्यांश को समझ नहीं आया है क्या? भूपेंद्र ने भी थम्स अप नहीं दिया है, कृष्णा सोनी ने भी नहीं दिया है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, सोचिए जरा, दिमाग लगाइए। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट आ गया, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, इससे मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी और मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ेगा तो मैं क्या करूंगी? सेम प्राइस पे ज्यादा सप्लाई करूंगी।
तो आपको लिखना है अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाती है तो प्रोड्यूसर विल इंक्रीज द सप्लाई। बाय चांस टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो जाती है, मेरी टेक्निक पुरानी हो गई, मेरे कॉम्पिटिटर ने न्यू टेक्निक अडॉप्ट कर लिया और मेरी पुरानी हो गई, तो इसकी वजह से हो सकता है मैं मार्केट में कम सप्लाई करना चाहूँ, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट आउटडेटेड है तो उस पर मुझे बढ़िया प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो ये कह रहे हैं टेक्नोलॉजी अगर इम्प्रूव होती है तो आप क्या करोगे, आप अपने प्रोडक्ट की सप्लाई को इंक्रीज कर दोगे। टेक्नोलॉजी अगर डिग्रेड हो जाती है, आउटडेट हो जाती है, तो आप क्या करोगे, यू विल जस्ट डिक्रीज द सप्लाई ऑफ योर प्रोडक्ट। आगे देखिए, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ लिया है हमने। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट पॉलिसी। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए दिमाग लगाइए, कौन दिमाग लगा के आंसर दे सकता है, रेज योर हैंड्स। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने अभी तक आंसर्स नहीं दिए हो, गिव इट अ ट्राई बेटा। अगर गवर्नमेंट प्रोडक्शन पे टैक्सेस इंक्रीज कर देती है, टैक्स इंक्रीज कर देती है, अब आप बताइए यू विल सप्लाई मोर और लेस? एनीवन एल्स अदर देन दीज स्टूडेंट्स? शुभांगी बेटा टेल मी। शुभांगी, सौम्या, रिंकू, रौनक, बताइए बेटा, आंसर्स दीजिए। नो। हाँ जी लक्ष्य, यू वर गिविंग द आंसर। यस मैम। यस बेटा। मैम रिड्यूस होएगा रिड्यूस हो जाएगा, क्यों? मैम, क्योंकि उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा। बिल्कुल। हैव अ लुक एवरीवन, ध्यान रखना, वो मूवमेंट और शिफ्ट इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे समझ में आएगा। अगर टैक्सेस इंक्रीज हो जाते हैं तो टैक्स के इंक्रीज होने से सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। सप्लाई क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी? क्योंकि प्रोड्यूसर का प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट टैक्सेस को डिक्रीज कर देता है तो प्रोड्यूसर सप्लाई को बढ़ा देगा। ये एरोज आप अपनी बुक में बना लीजिए, मैंने तो कंटेंट के ऊपर ही हाईलाइट करके बना दिया है, आप यहाँ पे अपने पॉइंट के नीचे शॉर्ट में लिख लीजिए। टैक्स इंक्रीज, सप्लाई फॉर गुड एक्स डिक्रीज, टैक्स डिक्रीज, सप्लाई फॉर गुड एक्स इंक्रीज, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अब बात करते हैं सब्सिडी की। सब्सिडी क्या होता है, किसी को पता है? सब्सिडी सुना है कभी? नो? यस चलिए मैम। सुनिए। ओके करण गुप्ता, नो। यस करण। मैम सब्सिडी में मेरे को एग्जैक्टली तो नहीं पता, पर मैम मैं कभी ट्रांजैक्शंस देखता हूँ तो उसके अंदर मैम सब्सिडी आती है हफ्ते में 3.26, थोड़े पैसे आते हैं। थोड़े पैसे आते हैं, राइट। सब्सिडी क्या होता है? बेसिकली सब्सिडी एक फाइनेंशियल असिस्टेंस है जो गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर को दिया है टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। गवर्नमेंट कह रही है आप प्रोडक्शन, जैसे एलपीजी सब्सिडी आप सबने सुना होगा। बीपीएल फैमिलीज को सरकार कहती है अगर गैस सिलेंडर 800 रुपए का आ रहा है तो एक बार आप 800 में खरीद लो, 300 रुपए बाद में हम आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, 250 रुपए हम आपके बैंक अकाउंट में वापस भेज देंगे। तो यानी आपके लिए किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करने के लिए, प्रोड्यूसर सप्लायर को फेवर करने के लिए जो गवर्नमेंट ने सपोर्ट दिया है वो सपोर्ट सब्सिडी है, ठीक है। तो टैक्स कंसेशन या सब्सिडी अगर गवर्नमेंट बढ़ा देती है तो इससे हमें फायदा होगा और हम अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर देंगे, और अगर गवर्नमेंट सब्सिडी को रिड्यूस कर देती है तो हम अपनी सप्लाई को भी कम कर देंगे। अगर गवर्नमेंट किसी कमोडिटी पे सब्सिडीज बढ़ाती है तो उससे प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है, एंड विद द डिक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट वी आर विलिंग टू सप्लाई मोर, और अपोजिट हो जाता है टैक्सेस के केस में। 5 पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। 5 पॉइंट्स में पॉइंट नंबर 1 आपका था प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, other things remaining constant, when price increases quantity supplied also increases, and when price decreases quantity supplied also decreases। उसके बाद में हमने बात की प्राइस के बाद में जो नेक्स्ट हमने पॉइंट लिया वो लिया था प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर गुड्स की प्राइस बढ़ेगी तो हम सप्लाई कम करना चाहेंगे, और अदर गुड की प्राइस कम होगी तो वी विल बी विलिंग टू सप्लाई मोर ऑफ द कमोडिटी। नंबर 3 प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, when it increases we are willing to supply less, when it decreases we are willing to supply more। ये रट्टाफिकेशन नहीं करना है आपको,
what you are supposed to do is you have to just understand the concept. समझ आ गया तो बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, समझ नहीं आया तो भले ही 10 बार पढ़ना पड़ेगा आपको, राइट? तो ट्राई टू गो विद द कंसेप्ट. टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, दिमाग में सोचिए, टेक्निक इंप्रूव हुई, आप अगर प्रोड्यूसर हो, आपकी टेक्निक इंप्रूव होती है तो आप क्या करोगे? डेफिनेटली यू विल बी विलिंग टू सप्लाई मोर. और आपकी टेक्निक पुरानी हो जाती है तो यू विल बी विलिंग टू सप्लाई लेस. फिर हमने गवर्नमेंट पॉलिसी अभी अभी कर लिया. नेक्स्ट देखिए, गोल और ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म. फर्म का क्या ऑब्जेक्टिव है? बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है. अगर आपका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो आप सप्लाई सिर्फ और सिर्फ हाई प्राइस पे करोगे. बट आजकल कुछ फर्म्स का टारगेट होता है सेल्स मैक्सिमाइजेशन एंड कैप्चरिंग अ बिग शेयर इन मार्केट. सेल्स मैक्सिमाइजेशन आपका टारगेट है और आपका टारगेट है मार्केट में आप बड़ा शेयर कैप्चर कर पाए, तो वो हर प्राइस पे ज्यादा सप्लाई करेगा, राइट? तो इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, आपको क्या एक्सप्लेन करना है? इफ द गोल ऑफ फर्म इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, then more will be supplied only at higher price. ये लिखा हुआ है. Generally supply increases only at higher price at it fulfills the objective of profit maximization. लेकिन आजकल फर्म्स क्या चाहती है? आजकल फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से ज्यादा चाहती है मार्केट में शेयर्स कैप्चर करना, ज्यादा से ज्यादा मार्केट को कैप्चर करना और अपना स्टेटस और प्रेस्टीज बढ़ाना. ऐसे में वो हर प्राइस पे ज्यादा सप्लाई करेगी. ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए. अब अगेन दिस वन, किसी को याद है क्या? कोई बता सकता है डिमांड से रिलेट करके? When will we use change in quantity supplied and when will we use change in supply? Anyone? कब हम क्वांटिटी सप्लाइड यूज करेंगे और कब हम सप्लाई यूज करेंगे? With the change in own price, we will use quantity supplied, and with the change in price, we will other factors we will use supply. Okay, जब own price, whenever own price is changing, we will be using, there will be a change in quantity supplied, increase or decrease in quantity supplied, and when any other factor which is other than own price of a commodity, right? Any factor which is other than own price of commodity changes the supply, then we will use change in supply. ये आप पढ़ के देखना, ये points test yourself ये करके देखना. Now your today's task is to read the determinants of market supply, to read the demand supply function, supply schedule and supply curve. Demand schedule और demand curve पढ़ा है ना, वैसा का वैसा है. आप खुद रीड करके रखिए, कल की क्लास में आप लोग उसको एक्सप्लेन करिएगा. Is it okay to everyone? All right. Yes, have a ma'am. nice day. Enjoy yourself. Cover these topics. Make sure you have to learn these topics. आज ही learn कर लीजिएगा. दो ही topic पढ़े हैं, meaning of supply and then after the determinants of supply. 6 points determinants के और meaning वाले time पे 5 definitions. Stock, supply, sales, that individual supply and market supply. ये इतना आपका आज का task है. Okay everyone, have a nice day. See you in the next class.